चलिए अभी ये जो सवाल है इसमें दिया गया है कि यहाँ पर अंदर में न्यूक्लियस में दिया है 4 प्रोटॉन, ठीक है। फिर दिया है कि यहाँ पर एक क्लाउड बना हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और उस क्लाउड को ये 1s शेल की बात उसने करी है। फिर उसके बाद में कहता है कि यहाँ पर 2s शेल का क्लाउड बना हुआ है। ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 30 HCV और क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। तो हमसे पूछा गया है, बताइए, है ना, ये रेडियस वगैरह दे रखी है मुझे, है ना, ये यहाँ पर इसकी 1s शेल की रेडियस दे रखी है, 2s शेल की रेडियस दे रखा है, और न्यूक्लियस का रेडियस दिया है 10⁻⁻15 मीटर। फिर बोला है पॉइंट जस्ट इनसाइड 1s क्लाउड एंड पॉइंट जस्ट इनसाइड 2s क्लाउड, यानी कि हमसे बोला है 1s क्लाउड के जस्ट इनसाइड, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, क्या होगा, है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, इस पॉइंट पर क्या होगा। तो देख सकते हो कि 1s का एक यहाँ पर शेल बन जाएगा, 1s में एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, और वो जो दो होगा, क्या 1s to 2s2 2 इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अब इलेक्ट्रॉन को ढूंढना पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एक रीजन बन जाएगा कि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। एग्जैक्ट अपन नहीं बोलेंगे कि एक पॉइंट यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल 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 कहीं घूम रहा है, तो इसे क्लाउड बना दिया, तो बेसिकली एक शेल की तरह मैं उसे ट्रीट कर सकता हूँ। और दूसरी बात मैं देख सकता हूँ कि अगर मुझे इस पॉइंट पर जस्ट इनसाइड 1s2 मुझे निकालना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने बना दी यहाँ गॉसियन सरफेस। चार्ज एनक्लोज्ड है 4 प्रोटॉन्स, तो मेरे पास बन जाएगा 4 प्रोटॉन्स का चार्ज है 4e/ε0 इज इक्वल्स टू e इंटू 4π, और दूरी को मैंने r1 लिख दिया, तो 4πr1²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यहाँ पर बन जाएगी। फिर जब मैं यहाँ आता हूँ, इस पॉइंट पर आता हूँ, तो फिर से मैंने गॉसियन सरफेस बना ली। जस्ट इनसाइड 2s2 बोला हुआ है, 1s2 बोला हुआ है, क्या है 2s2 बोला हुआ है, सॉरी। तो मैं देखता हूँ कि इस पॉइंट के लिए फिर से मैंने गॉसियन बनाया। गॉसियन के लिए मैं देखता हूँ चार्ज एनक्लोज्ड है 4 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरीके से अपने पास ये भी बन जाएगा, गॉसियन सरफेस बन जाएगी। और गॉसियन सरफेस बन गई तो चार्ज एनक्लोज्ड, और चार्ज एनक्लोज्ड लिखा जाएगा 2e/ε0। प्रोटॉन का चार्ज है 4e, इलेक्ट्रॉन का -2e, तो मिला के आ गया 2e इज इक्वल्स टू e इंटू 4π, और रेडियस मैंने r2² दे दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगा, तो दोनों बन जाएंगे। समझे क्या बच्चा? ओके, एनी अदर डाउट? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम डाइपोल खेल रहे थे, तो डाइपोल में हमने देखा था, डाइपोल में हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल पॉइंट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ जनरल पॉइंट क्या होता है। फिर मैंने आपको दिया था कि यार इसी चीज़ तरह से अपना पोटेंशियल भी निकाल के आए, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, एंड एक जनरल पॉइंट पर। तो बताइए जनरल पॉइंट, एक एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बना था डाइपोल की वजह से, निकाला क्या अपन ने? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट के लिए फिर से देखा, तो मेरे पास अगर मैं P बनाता हूँ तो ये है P, और इससे कहीं R दूरी पर पॉइंट A है, और इस पॉइंट की यहाँ से सेपरेशन हम लिख सकते हैं लेट्स से R, और हम देखना चाहते हैं यहाँ पर कितना पोटेंशियल बना हुआ है। तो वंस अगेन हमारा वही काम होगा कि डाइपोल है तो 2 चार्जेस पाए जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा या राइट हैंड साइड में नेगेटिव होगा? लेफ्ट में नेगेटिव होगा, बिकॉज डाइपोल की डायरेक्शन लेफ्ट से नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है, तो -q से +q बन गया। और ये गैप दिया गया नहीं है, मैंने मान लिया d मान लिया,
एंड लेट्स से दिस इज ऑल्सो डी। और हमारा जो पॉइंट ए बना हुआ है वो कहीं आगे जाके यहाँ पर कहीं बना हुआ है। तो अगेन आई कैन सी कि ये जो गैप है कितना हो गया, आर माइनस डी हो चुका, एंड माइनस क्यू और पॉइंट ए के बीच का जो गैप है वो बन चुका है आर प्लस डी, वो बन चुका है आर प्लस डी। तो अभी मैं बात करता हूँ पॉइंट ए पर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो वो 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से बना होगा। पोटेंशियल एट ए अगर देखा जाए तो है तो 2 पॉइंट चार्जेस ना, क्यू और माइनस क्यू। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखा जाएगा पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। बताओ क्यू की दूरी कितना, पोटेंशियल कितना, कि क्यू अपॉन आर माइनस डी। अच्छा पोटेंशियल जो हो गया, मैं देखता हूँ क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल राइट में और माइनस क्यू की वजह से लेफ्ट में। अभी तक कोई कुछ नहीं बोला ना, अरे गधो स्केलर है यार, जाग रहे हो ना तुम लोग। तो पोटेंशियल अपना स्केलर है, तो सिंपली मैंने दोनों को ऐड कर दिया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, सिंपली ऐड कर दिया। तो वही अपना पास वही गेम खेलेंगे कि यार मुझे पता है सिंस आर बहुत 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 बड़ा है डी से, यानी कि जो गैप है पॉइंट ए की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है बहुत बहुत कम होता है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ के क्यू बाय आर, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस डी बाय आर प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डी बाय आर। बाकी आगे की चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ। तो देखना कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बना ये आ चुका है के क्यू बाय आर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में, और ये आ गया 1 माइनस डी बाय आर की पावर -1 माइनस 1 प्लस डी बाय आर की पावर -1। ठीक है, फिर वही बाइनोमियल का गेम खेलते हैं। तो ये आ गया के क्यू बाय आर 1 माइनस और -1 यानी कि +1 डी बाय आर माइनस और ये माइनस फिर सामने आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस डी बाय आर। तो ये कितना आ चुका है, के क्यू बाय आर एंड +1 और -1 ख़त्म, और ये आ गया 2d बाय आर। अब 2d q इंटू 2d क्या आ गया, p आ गया। तो ये कितना आ गया, के पी आर स्क्वायर बन चुका है। इसका मतलब एक्चुअल पॉइंट पर जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। गॉट इट जी। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। लिख लिया। एक्चुअल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था बताओ। आर क्यूब इक्वेटोरियल पॉइंट पर
माइनस के पी बाई आर क्यू। अच्छा, एक्चुअल पॉइंट पर अब हमारा पोटेंशियल बन चुका है के पी अपॉन आर स्क्वायर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इक्विटोरियल पॉइंट। कितना आएगा बताओ? अभी तक सही आंसर नहीं आया। डायग्राम बनने तक बता दो, विदाउट मच कैलकुलेशन सोच सकते हो आप। ये ले लिया, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, और यहाँ से दूरी, ये दूरी मैंने कह दिया आर, ये है डी। यार अभी तक नहीं बताया तुम लोगों ने, बड़ी शर्मनाक, ज़ीरो आ रहा है। तो ये डायग्राम से पहले ही पता लग जाना चाहिए ना। तो मैं देखता हूँ पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए लिखा जाए तो वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। तो क्यू की वजह तो लिखा जाएगा के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू क्या लिखा जाएगा? के ऑफ माइनस क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? ज़ीरो आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट ए अगर लिखा जाए, ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो वो कितना आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। तो होना भी चाहिए था, क्यू से यहाँ की दूरी माइनस क्यू से यहाँ की दूरी बराबर है, दोनों का इक्वल एंड ऑपोजिट बन जाएगा, तो वो खत्म हो जाएंगे, तो पोटेंशियल एट ए बन जाएगा ज़ीरो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एनी जनरल पॉइंट। जल्दी से नोट कर लो यार इसको, इसमें कुछ समझने का तो मुझे लगता नहीं है। क्यों लो पिछले वाला से खुद से बना रहे हैं। ये दूरी बराबर करनी है, इसमें कुछ था ही नहीं यार, खुद से लिख सकते हो ना ये चीज़। तो ठीक है, अब तो हो गया ना, लिख लिया। हाँ, तो ये लीजिए, अभी मैं लेता हूँ पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। तो इसके लिए क्या करें? ये लिया मैंने डाइपोल, फिर से वही काम कर रहे हैं कि यहाँ से आर दूरी पर ये कोई पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं पॉइंट ए, ये एंगल दे दिया गया है थीटा। चलिए बताइए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, कोई पेन नहीं चलाएगा। कितना आ रहा है? करेक्ट। देखो वापस से वही करते हैं कि यार ये तो P है, P है एक वेक्टर, वेक्टर है तो कंपोनेंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये आ जाएगा P cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये आ जाएगा P sin थीटा। तो अब मैं देख सकता हूँ, अब यहाँ पर P को दो टुकड़े कर दिए, तो हमारे पास अब दो नए डाइपोल बने हुए हैं, एक है P sin थीटा और एक है P cos थीटा। P cos थीटा के P cos थीटा के लिए पॉइंट A देखा जाए तो एक्शियल बना या इक्वेटोरियल? एक्शियल बना। तो बताए P cos थीटा की वजह से पोटेंशियल की डायरेक्शन कहाँ होगी? नहीं होगी, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा, बताइए एक्शियल पॉइंट पे कितना आ गया था? के पी बाय आर स्क्वायर आ गया था। तो ये कितना आ जाएगा? के
P की जगह P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ मैं बात करता हूँ P साइन थीटा के लिए। तो P साइन थीटा जो डाइपोल बना उसके लिए पॉइंट ए एक्चुअल या इक्वेटोरियल, तो इसका मतलब P साइन थीटा की वजह से पोटेंशियल 0। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एट ए ये आ चुका है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये सवाल वैसे आप लोगों ने खुद ही पूछ लेना चाहिए था, है ना। हमेशा तो मैं ही बताता हूँ तुम्हें डाउट, तो आज भी बता ही देता हूँ कि यहाँ पर देखो v है क्या, ये तो पोटेंशियल है। पोटेंशियल होता है वेक्टर या स्केलर। राइट हैंड साइड में p लिखा हुआ है तो ये तो वेक्टर हो गया। यहाँ पर है वेक्टर, यहाँ पर है स्केलर। ऐसा कैसा जुगाड़ बैठा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में स्केलर, राइट हैंड साइड में वेक्टर। तो यहाँ पर जब भी हम लिखेंगे इसको क्या करते हैं ना, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ऊपर और नीचे मैंने r मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखोगे इसका रीज़न पता लग जाएगा, के पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आप देखना ये p और ये r और ये कॉस थीटा, तो इसको मैं एकदम चीख के लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, p डॉट r अपॉन आर क्यूब। तो ये पोटेंशियल बन चुका है। अब देखना, अब इस जो फॉर्मूला निकला है ना, ये तो कोई जनरल पॉइंट था। इसका मतलब एक्शियल पे भी काम चलेगा और इक्वेटोरियल पे भी काम चलेगा। तो एक्शियल पे भी देखते हैं। तो p और r के बीच का एंगल कितना था, 0 था। जो मैंने डायग्राम बनाया था ना उसमें एंगल कितना था, 0 था। तो वो कितना आ जाएगा, के पी आर कॉस 0 अपॉन आर क्यूब। तो r से तो r गया तो r स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि के पी बाई आर स्क्वायर आ गया। समझ रहे हो क्या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। इक्वेटोरियल के लिए बात करते हैं तो p और r के बीच का एंगल 90, तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो पोटेंशियल यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका इस्तेमाल चाहे आप इक्वेटोरियल हो चाहे आपका एक्शियल हो, सब जगह आप यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब लिखते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये लो जी। अब इसमें डाइपोल भी बनाना, तो ये मैंने बना दिया डाइपोल। यहाँ पर मैंने ले लिया कुछ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ मैंने ले लिया प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच का गैप मैंने ले लिया कुछ ये 2D ले लिया, इस गैप को 2D ले लिया, और ये एंगल मैंने ले दिया थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E लिख दिया। तो बताइए क्यू चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। डायरेक्शन राइट में लगेगा, तो मैं देख सकता हूँ इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई राइट में। अगर मैं माइनस क्यू पर देखता हूँ तो फोर्स कितना लगेगा, अमाउंट। डायरेक्शन लेफ्ट में आ गया, तो इस तरह से इस पर क्यू ई आ चुका है। तो मैं अगर इस पर लिखना चाहूँ नेट फोर्स ऑन डाइपोल, तो कितना आ गया बोलो, 0 आ चुका है। नेट फोर्स तो आ गया 0। अब बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क भी 0 आ गया क्या, नहीं आया है। इसको सोचो, ये जो QE चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर लगा हुआ QE फोर्स है, वो कहाँ घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। और इस नेगेटिव चार्ज पर लगा हुआ जो QE फोर्स है वो भी अगर देखें तो वो भी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो दोनों क्लॉकवाइज में है, तो इसका मतलब टॉर्क ऐड हो जाएंगे। अब देख सकते हैं, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, शायद आपने रिजिड बॉडी में पढ़ी होगी, रोटेशन में पढ़ी होगी, कि ये कोई रिजिड बॉडी ले लिया, रॉड ले लिया मान लीजिए, और इस पर एक फोर्स लगा F,
और इस पर एक फोर्स लगा F, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। और ये जो दूरी है ये d ले लिया और इसके साथ में ये इस लाइन के साथ में ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। क्या कोई बता सकता है कि इसका जो टॉर्क बनेगा वो कितना बनेगा? फोर्स कपल नाम सुना है क्या आपने? फोर्स कपल सुना है क्या नाम? बिल्कुल सही कि यार फोर्स कपल, पहली बात तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगे हों, ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को अपन फोर्स कपल कहते हैं। और इसकी ज़रूरत क्या होती है? इस फोर्स कपल का नेट फोर्स कितना आ जाएगा बताइए? 0 आ जाएगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं आएगा। इसका मतलब जब कभी भी बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करवाना लेकिन घुमाना है तो मैं क्या करूँगा? टॉर्क कपल की मदद से काम करूँगा। और ऐसा आप देख सकते हैं, जो वीडियो दिख रहा है क्या मेरा? वीडियो दिख रहा है ना? वीडियो पे तो उसमें देखोगे तो ये पेन है, पेन को तुम कॉपी पर रखो, ऐसे ऐसे कॉपी पर रखो और इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, जगह पर, एक जगह पर रख के घुमाने की कोशिश करो, तो आप देख सकते हो आपकी दोनों उंगलियां ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी। आपकी दोनों उंगलियां ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी। तो वो करने की कोशिश क्या कर रही है? फोर्स कपल लगाने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। तो जब कभी भी बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करवाना, सिर्फ घुमाना है, तो फोर्स कपल की मदद हम लेंगे। तो अब बात करते हैं फोर्स कपल का जो टॉर्क लिखा जाता है, टॉर्क लिखा जाता है वो होता है F इंटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस। टॉर्क जो लिखा जाता है वो आता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द फोर्सेस। इसी प्रकार से मैं यहाँ देखता हूँ तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगे हैं, तो इसे मैं फोर्स कपल कह सकता हूँ। और टॉर्क की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो कितना लिखा जाएगा? QE इंटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द फोर्सेस। तो वो कितना आ गया बोलो? 2D साइन थीटा। तो यहाँ से देखना, ये तो E लिखा, Q इंटू 2D एक साथ लिख दिया और ये मैंने कर दिया साइन थीटा, और यहाँ से ये आ गया E और ये Q और ये आ गया साइन थीटा। अच्छा बताओ, टॉर्क वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। तो थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में कोशिश करते हैं इसको लिखने की। तो बताइए यहाँ पर इस पर जो टॉर्क लगा है वो क्लॉकवाइज लगा या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अब मैं यहाँ देखता हूँ, सॉरी ये P लिखा जाएगा यहाँ पर ना, ये P है, Q इंटू 2D P बन गया। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर E एक वेक्टर है, P एक वेक्टर है और साइन थीटा। तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की याद आ रही है इसे देखकर, तो मैं इसे या तो P क्रॉस E करूँ या तो E क्रॉस P करूँ, है ना। हमारे पास दो ऑप्शन है, P क्रॉस E करने का या फिर E क्रॉस P करने का। कौन सा लिखें देखें? डायरेक्शन से जज कर सकते हैं। P क्रॉस E, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये बन जाएगा P क्रॉस E। तो ये टॉर्क लगने वाला है ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू आगे से हम ध्यान रखेंगे, दैट इज P क्रॉस E। ठीक है, नोट कर लीजिए। डन। नेक्स्ट ये लो यार, लिख लो जल्दी से। डन डन डन, ये लो। हाँ, अब आगे देखते हैं। हमने देख लिया टॉर्क ऑन द डाइपोल। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसको पोटेंशियल एनर्जी आएगी कैसे ये समझते हैं। तो ये मैंने डाइपोल बनाया जिसमें मैंने बनाया प्लस क्यू, इसमें मैंने बनाया माइनस क्यू। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना देते हैं, वो भी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैंने बना दी, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसे बना दी, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो देखो, मैं अगर डाइपोल को कहता हूँ कि ये बेचारा यहाँ रुका हुआ है, तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि यहाँ पर इस पर टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। और टॉर्क लगेगा तो इसको जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो इसके काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। अगर जैसे ही छोड़ा तो टॉर्क घुमा देगा, टॉर्क अगर घुमा दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी गेन हो गई तो वो एनर्जी आई कहाँ से, वो आई पोटेंशियल एनर्जी से। वो आई कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी से। तो हम वही जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना लिखा जाएगा। तो हमें बचपन से पता है, जब हमने फर्स्ट क्लास में थे तो ABCD के साथ में हमने ये भी देखा था कि डेल्टा U बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि ये जो है इसको डेल्टा U देखना है तो वर्क डन भी देखना है। तो वर्क डन होगा तो इसका मतलब डाइपोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रोटेट करवाना पड़ेगा, है ना। अभी देखो कि यहाँ पर मैं अगर फोर्स की बात करूँ तो फोर्स तो हो चुका है 0, तो इस बार मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टॉर्क डॉट डी थीटा लिखना पड़ेगा। समझे क्या बात को। जैसे हमारे पास F डॉट डी एस लिखते हैं, रोटेशन के केस में हमारे पास लिखा जाएगा F की जगह टॉर्क और डी एस की जगह डी थीटा। तो अब हम देखना चाहते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आ गया। कंजर्वेटिव टॉर्क ही लिख लेते हैं ना इस बार तो टॉर्क आ गया। तो उसकी वैल्यू अगर लिखी जाए तो मैं लिख सकता हूँ माइनस, ये टॉर्क लिखा जाएगा PE साइन थीटा और ये आ गया डी थीटा, ठीक है ना। और लेकिन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो छोटा सा वक्त आया अभी तो अभी इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक रेफरेंस एक पॉइंट में ले लेता हूँ कि हमने थीटा इनिशियल लिया है 90, इसका मतलब ये वाला एंगल लिया हुआ कि मान लेते हैं कि डाइपोल पहले ऐसा था और बाद में डाइपोल ऐसा एंगल थीटा पर आ चुका है, ठीक है। तो वर्क डन की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 90 और यहाँ पर लिखा जाएगा थीटा। अनुष्का माइक ऑफ कर दो बच्चा। तो ये समझ में आया क्या लिखा मैंने, डाइपोल लिखा, डाइपोल को रोटेट करवाएंगे तब वर्क डन होगा। अब रोटेट करवाने के लिए मुझे इनिशियल एंगल भी चाहिए होगा, फाइनल एंगल भी चाहिए होगा। तो मैंने क्या बोला, मान लेते हैं डाइपोल इस तरह से था, 90 डिग्री पर था पहले, बाद में एंगल थीटा पर आ गया, ठीक है ना। मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास बना माइनस P कांस्टेंट बन चुका है, E कांस्टेंट बन चुका है, इंटीग्रेशन में बन चुका है साइन थीटा डी थीटा, और ये कितना आ गया 90 से थीटा पर आ गया। तो ये बन चुका है माइनस PE। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस से माइनस हट गया और ये आ चुका है कॉस थीटा 90 से लेकर थीटा तक। तो ये आ चुका है PE कॉस थीटा, है ना। कॉस 90 तो 0 हो चुका है। फिर हम आते हैं डेल्टा U पर। तो डेल्टा U जो लिखा जाएगा, डेल्टा U ये है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस या टॉर्क, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये माइनस ऑफ वर्क डन आ चुका है PE कॉस थीटा। और हम कहाँ से कहाँ गए थे, 90 से थीटा पर गए थे। तो मैं ये लिख सकता हूँ U कहाँ पर, एंगल थीटा पर, माइनस U कहाँ पर, एंगल 90 डिग्री पर। समझे। तो इसके आगे की चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लिखता हूँ। तो मेरे पास जब ये आ चुका है कि U थीटा माइनस U 90 इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, तो यहाँ पर एक वही पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो रेफरेंस का गेम खेलना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ फॉर रेफरेंस
एट थीटा इक्वल्स टू 90 जो पोटेंशियल एनर्जी बनी है, जिसको अपन u 90 डिग्री लिख रहे हैं, उसको हमने मान लिया ज़ीरो, उसको हमने मान लिया ज़ीरो। तो इसका मतलब ये u थीटा माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा आ चुका है। तो यहाँ से आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थीटा जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल एनर्जी स्केलर या वेक्टर, स्केलर p और e बोथ आर वेक्टर। तो क्या किया जाए, कुछ जुगाड़ करना पड़े। तो ये आ गया माइनस पी डॉट ई। इसका मतलब किसी इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो हम लिख लेंगे माइनस पी डॉट ई। समझ रहे हैं जी? बोलो। वर्क डन बाय टॉर्क। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ गड़बड़। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट। अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, रुको। ये कितना हुआ, ये पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ ये वर्क डन बाय टॉर्क, ये तो अपना माइनस नहीं आएगा, मतलब ये कह रहे हो तुम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये माइनस आएगा और ये माइनस आएगा। क्या गड़बड़ करा अपन ने, ये कर दिया। हाँ नहीं, ये आना तो फाइनल माइनस ही है। तो रुको, अभी कुछ दिक्कत करी। तो इसमें क्या किया अपन ने, एक मिनट देख लेते हैं अपना कहाँ से कहाँ गए। अपन गए हैं 90 से थीटा पर गए हैं। तो इसका मतलब इसका ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये डी थीटा नेगेटिव आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपन अपना थीटा फाइनल जो है वो है 90 डिग्री, मतलब इनिशियल है 90 डिग्री और थीटा फाइनल जो है वो थीटा है, छोटा हो रहा है। इसका मतलब अपने जो एंगल है वो कम कर रहे हैं, तो डी थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका ये जो बना ये माइनस के साथ में बनेगा और फिर फाइनली यहाँ माइनस मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा और आगे की स्टोरी सेम आ जाएगी। सही है ये? हाँ आप सही है ये। डन। फॉर्मूलेज याद करने लग जाओ अब, है ना? तो गड़बड़ हो जाएगी फिर बाद में। इसमें फॉर्मूलेज बहुत हैं इस चैप्टर में। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो रिज़ल्ट आया है इसको सोचते हैं क्या हुआ। जो रिज़ल्ट आया इसके बारे में सोचते हैं क्या हुआ। तो मेरे पास जो फाइनल आ चुका है u, वो आ चुका है माइनस पी डॉट ई, ठीक है। और फर्स्ट सिचुएशन में लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड P आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैंने ड्रॉ कर दिया P, और दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ बताइए ना? 0 डिग्री बन चुका है। तो मैं यहाँ पर अगर टॉर्क की वैल्यू लिखना चाहूँ तो बताइए कितना होगा?
टॉर्क बोल रहा हूँ, P क्रॉस E वो 0 आ जाएगा। अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो फोर्स कितना है, फोर्स स्वप्निल तेरा माइक थोड़ा दूर रख, तेरी सांसों की आवाज़ भी आ रही है। तो ये मेरा फोर्स भी 0 कर दिया, टॉर्क भी 0 कर दिया। और अगर मैं देखता हूँ इसका मतलब ये बॉडी जो बनी है, यानी ये डाइपोल जो बना है, ये इक्विलिब्रियम में बना हुआ है, इक्विलिब्रियम में बना हुआ है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी बनी है वो तो क्या बन गई, माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी कि माइनस पी ई कॉस 0। तो ये आ चुका है माइनस पी ई, इतना बन चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है। तो आपका क्या मानना है? बोलो, स्टेबल हाउ? बिल्कुल सही। एक और चीज़ है, इसको डिस्टर्ब करके चेक कर लेते हैं। इसको मैंने डिस्टर्ब किया कि इस सिचुएशन से मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, तो लेट्स से तो ऐसा दिख गया ये। तो मैंने इसको डिस्टर्ब कैसे किया है, ऐसे घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। नाउ लेट अस फाइंड आउट कि इस पर टॉर्क कैसा लगा, किधर लग रहा है बताओ। पी क्रॉस ई की डायरेक्शन कहाँ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज आई। डिस्टर्ब कहाँ किया था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने देखा कि यार एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो खुद से इस पर जो टॉर्क जनरेट हुआ वो इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। इसका मतलब वापस वहीं पर लाना चाहता है जहाँ पर ये पहले बैठा हुआ था। तो डिस्टर्बेंस को वापस ये उसी पोजीशन पे आना चाहता है। तो इसका मतलब ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, बोलो? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और बात से हम समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है वो है माइनस पी डॉट ई। तो आई कैन से कि जहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बनती है। और आप देख सकते हैं इसके मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस पी ई बनेगा, है ना। इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकालें तो वो माइनस पी ई बन सकता है, इससे मिनिमम और कुछ नहीं बन सकता। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखो इस केस में कितना आ गया, माइनस पी आ गया। तो आप देख सकते हैं हमने डिस्टर्ब करके भी देखा, तब से पता लगा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हमने एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा तो देखा क्या आ गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इसका मतलब अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेशन करेगा, ऐसे 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 ऑसिलेशन करने पड़ जाएंगे। समझ रहे हो क्या बात को, है ना। ऑसिलेशन क्यों करने पड़ेंगे, रुकेगा क्यों नहीं यहाँ पर। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो कुछ वर्क डन कर देगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हुआ तो वहाँ पर उस पर हो जाना है कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। और जब ये इस इंस्टेंट पर ऐसा पहुँचा तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये आगे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आगे गया फिर से याद आएगा, अरे यार ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ये रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर वापस वो साइकिल चल जाएगी और ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेशन करता जाएगा। तो अभी अपन ने एसएचएम नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा होता तो मैं थोड़ा एसएचएम के सवाल भी कर लेता। तो अपन एसएचएम जब पढ़ेंगे तब इसको यूज़ करते हुए कुछ सवाल कर लेंगे। तो नेक्स्ट सेकंड मैं करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैंने कर दिया डाइपोल। बताइए फोर्स कितना है, टॉर्क कितना है, 0। P क्रॉस E और यहाँ पर हो जाएगा एंगल 180, तो P E साइन 180, तो वो 0 आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये फोर्स भी ज़ीरो, टॉर्क भी ज़ीरो, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है ये, है ना। तो अब इक्विलिब्रियम तो आ गया। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, तो वो कितना आ गया, माइनस पी ई कॉस 180। तो ये, अरे स्वप्निल अपना माइक पीछे कर, तो ये प्लस पी ई आ गया। किसका ये, हाँ तो ये जो भी है बच्चा प्लीज़ इसको ख़त्म करो माइक। तो u की वैल्यू आ गई, ये आ गई प्लस पी ई, ठीक है। और u हमारे पास यहाँ पर बन चुका है मैक्सिमम वैल्यू। एंड वंस अगेन इसको डिस्टर्ब करके देखते हैं कि ये स्टेबल बना या अनस्टेबल बना। तो वैसे तो पहले ही पता लग चुका है पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तो ये अनस्टेबल ही बनेगा, तो मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर आया तो अपना हाथ घुमा के देखो, P क्रॉस E की डायरेक्शन कहाँ आई, क्लॉकवाइज आ गई। हमने इसको डिस्टर्ब कहाँ किया, क्लॉकवाइज डिस्टर्ब किया, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्टर्ब किया उसमें और दूर भगाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये आ चुका है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझे। ओके बच्चा, तो इसको नोट कर लीजिए। थीटा 0 पर स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल। थीटा 180 पर अनस्टेबल, और थीटा 90 पर स्टेबल या अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम ही नहीं बन रहा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू P, तो यहाँ पर फोर्स नो डाउट जीरो रहेगा। क्या, तो ये आ गया PE। तो टॉर्क अगर PE आ गया तो ये अपना कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं बना, तो स्टेबल और अनस्टेबल की सवाल ही नहीं उठता। टॉर्क अगर आ चुका है, वो आ चुका है PE, मतलब साइन 90 है तो वो 1 हो गया, तो टॉर्क बना हुआ है, तो एट दिस इंस्टेंट टॉर्क है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम ही नहीं है, इसका मतलब स्टेबल अनस्टेबल का क्वेश्चन ही खत्म। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। बताइए, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी ज़ीरो, वो बन जाता है माइनस ऑफ P डॉट ई, एंड सिंस एंगल इज 90 तो ये आ चुका है माइनस पी ई कॉस 90, और ये आ चुका है ज़ीरो। तो इसका मतलब u की जो वैल्यू बनी है वो आ चुकी है ज़ीरो, एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। समझे। डन डन डन, जल्दी बढ़ो। अब आगे देखते हैं। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये लिया डाइपोल, ये ऐसे रखा हुआ है, इसको मैंने P बोल दिया, और मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इसका मतलब ये रहा होगा माइनस Q चार्ज यहाँ और प्लस Q चार्ज यहाँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब चेंज हो रही है, तो मैंने क्या किया कि लेट्स से इस पॉइंट पर ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो लिख दिया मैंने E, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो मैंने लिख दिया E प्लस DE। कुछ चेंज हो गया है ना, कुछ इतनी छोटी सी दूरी है, कुछ छोटा माइनर सा चेंज कुछ आ गया, उसको मैंने DE लिख दिया।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो अब कैसा लगेगा। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस क्यू पर लगेगा लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। प्लस क्यू पर कहाँ लगेगा? राइट में। तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्यू ई प्लस डी ई, ये तो राइट साइड का फोर्स, माइनस लेफ्ट साइड का फोर्स, ये आ गया क्यू ई। तो ये आ चुका है क्यू इंटू डी ई आ चुका है, क्यू इंटू डी ई आ गया, है ना। बाकी तो कट गया। अभी देखो थोड़ा सा अपने को डाइपोल की चीज़ें फंसानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, ये दूरी मैंने मान लिया बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू बाकी सभी चीज़ों को, तो मैंने इसको बोल दिया डी एक्स। छोटी सी दूरी थी ना, डी एक्स मान लिया। और यहाँ पर मैंने इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। और यहाँ पर ये आ गया क्यू डी एक्स इंटू डी ई बाय डी एक्स। और यहाँ से ये आ गया पी, क्यू डी एक्स कितना आ गया? पी आ गया। और ये आ गया डी ई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब फोर्स ऑन अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं P इंटू डी ई बाई डी एक्स। और डायरेक्शन कैसे देखेंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे कि हमारे पास में माइनस क्यू पर किस तरह से लगा हुआ है, प्लस क्यू पर कैसे लगा हुआ है, और हम देख लेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो उस तरह से हम देख लेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ बनी हुई है, लेफ्ट में या राइट में, ऊपर नीचे, जो कुछ भी बना हुआ है हम इस प्रकार से देख पाएंगे। मैग्नीट्यूड P इंटू डी ई बाई डी एक्स की मदद से यूज कर सकते हैं। समझे क्या बात को? देखो अपने पास दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हर जगह पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। मैंने मान लिया, लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, कहाँ पर? माइनस क्यू पर। और अभी प्लस क्यू के पास में जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई रहेगा क्या? नहीं रहेगा, कुछ चेंज हो जाएगा, मुझे नहीं पता बढ़ा या कम हुआ। मैंने बोल दिया कि यहाँ पर ई प्लस डी ई लिख दिया। डी ई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो मैंने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स जो लिखा वो क्या आ गया? एक तो क्यू पर लगने वाला राइट में फोर्स और माइनस क्यू पर लगने वाला लेफ्ट में फोर्स। तो नेट फोर्स इस तरह से आ गया, ये आ गया क्यू ई आ गया, क्यू इंटू डी ई आ गया। अब मैंने साथ में क्या कर दिया कि डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें डाइपोल की चीज़ें फंसानी है। तो यहाँ पर देखो ये डी एक्स मैंने दूरी मान लिया, तो यहाँ से देखना क्यू इंटू डी एक्स, क्यू इंटू डी एक्स, तो ये बन चुका है P। और डी ई बाई डी एक्स, डी ई बाई डी एक्स ये आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलॉन्ग द डाइपोल। समझे? ओके, तो जल्दी से नोट करें, सवाल करते हैं। सवाल यहाँ लिखे दिया। रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज, जिसका चार्ज है क्यू, रेडियस है आर, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है।
फिर डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस r/√2 फ्रॉम द सेंटर, यानी कि इस सेंटर से r/√2 दूरी पर है। तो पूछा गया है बताइए डायपोल पर कितना फोर्स लगा होगा। y dE/dx 0 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो अभी मैं देख सकता हूँ सिंस फोर्स अगर लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा P × dE/dx। मुझे पता है सिंस एट दूरी यानी कि x = r/√2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ जाएगा। इसका मतलब फोर्स विल कम आउट टू बी 0 इन दिस सिनेरियो। ये करके दिखाना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन 0 है। अपन ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना रिंग की, तब देखा था x = r/√2 पर मैक्सिमा था और उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड dE/dx 0 करा था। बोलो समझे ना? ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने लिया एक Q चार्ज और यहाँ से R दूरी पर एक डायपोल बना दिया P, एक डायपोल बना दिया P। तो पूछा है बताइए फोर्स ऑन डायपोल कितना हो। तो वो लिखा जाना चाहिए P × dE/dx की जगह dr हो जाएगा इस बार। तो P रहा, E किसकी वजह से था? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डायपोल पर लग रही है, तो यहाँ पर Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d/dr और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है kq/r²। तो ये आ चुका है P kq बाहर और ये आ चुका है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2/r³। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अरे इंटीग्रेशन नहीं कर रहे भाई। तो अभी फोर्स आ गया। अब फोर्स में प्लस माइनस का मतलब क्या है? साइन होता है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमारे पास 2kpq/r³ ये तो आ गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। बताइए लेफ्ट में फोर्स लगेगा इस पर या राइट पर लगेगा? मैं देख सकता हूँ डायपोल ऐसा, तो यहाँ पर -q रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। नेगेटिव चार्ज नज़दीक है तो इस पर फोर्स जो लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लग जाएगा? लेफ़्ट में ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो भूल जाओ, यहाँ पर ये आ गया 2kpq/r³ और डायरेक्शन क्या आ गई? लेफ़्ट में फोर्स लगता हुआ पाया गया। समझे बोलो। तो इस प्रकार से हमने निकाल दिया और ये है मेथड 1। अब क्या है ना, अपने को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आना चाहिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? बोलो। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हमसे पूछा गया था क्या, ये बताइए। फोर्स ऑन डायपोल लगाया किसने? फोर्स Q चार्ज ने। तो मैं बोल सकता हूँ Q ने डायपोल पर जितना फोर्स लगाया, डायपोल ने Q पर उतना ही फोर्स लगाया। तो क्या डायपोल की वजह से Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं क्या? मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू Q इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू डायपोल। मैग्नीट्यूड का गेम खेल रहे हैं, मैं यहाँ पे ऐसे डंडे बना देता हूँ, डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो अभी देखते हैं, मेरे पास इस तरह से मैग्नीट्यूड का गेम तो अपना बन गया और फोर्स ऑन Q ड्यू टू डायपोल निकालना बहुत आसान है। कैसे? फोर्स ऑन Q बिल्कुल सही, ड्यू टू डायपोल। तो वो क्या लिखा जाएगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल।
देख लो कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर देंगे, मुझे इस पर फोर्स निकालना है, तो ये क्या लिखा जाएगा, चार्ज इंटू इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज तो क्यू रहा, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रही वो कितनी आ गई, एक्चुअल पॉइंट है तो बोलो क्या रहा, 2kp/r³। डायरेक्शन किधर बनेगी, राइट में या लेफ्ट में, राइट में, हमेशा वेक्टर के डायरेक्शन में, p के वेक्टर के डायरेक्शन में बनेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, तो फोर्स इस पर राइट में, इस पर अगर राइट में पाया गया तो डायपोल पर कहाँ पाया जाएगा, लेफ्ट में। एक्शन रिएक्शन भाई, मैग्नीट्यूड आ चुका है, देखो ये और ये मैच कर रहा है। बस अब डायरेक्शन की बात थी, तो मैंने देखा क्यू चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि राइट में लगेगा। तो डाइपोल पर जब फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट, एक्शन रिएक्शन, तो यानी कि लेफ्ट में लगेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों से आप समझ सकते हैं कि भाई कितना फोर्स लगने वाला है, ठीक है ना। तो बाई चांस आपको इससे समझ में भी ना आए तो एक्शन रिएक्शन के बारे में सोचोगे तो अपना काम हो जाएगा। कोई समस्या बोलो। ओके, तो ठीक है, जल्दी से नोट करो, अभी इतना ही रखते हैं, होमवर्क मैं आपको अनाउंसमेंट में दे ही दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं।